हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में या स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेक्चर में मैं कुछ करंट अफेयर्स और मिसलेनियस फैक्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं वो कवर करूँगा। और आप देख ही रहे हैं कि अब आपके सामने एग्ज़ाम्स का टारगेट आ रहा है। देखिए कल जैसा कि नाम ही काफ़ी है, बोलते हैं आईबी। आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो जिसने अपने सबसे बिना किसी प्रकार की पूर्व सूचना के बिल्कुल आईबी की तरह ही काम किया। स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मेल भेज दिया। और सबसे पहला बड़ा अगर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देखा जाए तो आईबी का जो एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम, वो 25 जुलाई यानी 25 जुलाई को है। ठीक। और अगर हम देखें इसके बाद, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एसएससी के दो बड़े एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो 4 अगस्त से होने जा रहा है, और दूसरा जो है सी सीजीएल का एग्ज़ाम एसएससी का, जो 13 अगस्त से होने जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बड़े एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। और इसके अलावा छोटे मोटे एग्ज़ाम्स जिनको हम इस श्रेणी में, एग्ज़ाम्स की श्रेणी में नहीं रखते, जैसे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है या कोई और एग्ज़ाम, तो ये तुरंत जैसे ही सब कुछ शुरू हुआ सबसे पहले आपके सामने एग्ज़ाम आया, जो कि पहले से ही कहा जा रहा था। और अभी भी बच्चों आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज करें, और इधर उधर की चीज़ों में मत भटको। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो तमाम तरह के करंट अफेयर्स के फालतू के सोर्स देखते रहते हैं। हाँ, सनसनीखेज खुलासे चैनल की तरह देखते रहते हैं। तो ये सब चक्करों में मत पड़ो बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो किया हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है, अंडरलाइन किया होगा, अगर किया होगा तो उसका रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रयास करो। तो फिलहाल हम लोग करंट अफेयर्स की आज शुरुआत करते हैं, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ के बारे में बात करता हूँ मैं, जो पिछले कुछ महीनों में चर्चा में रही और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहली समिति जो है वो है जी किशन रेड्डी समिति। जी किशन रेड्डी समिति। जी किशन रेड्डी समिति जो है वो पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित है, या इस क्षेत्र से कौन सी समिति संबंधित है। तो आप जानते हैं कि नया एक यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख। लद्दाख में भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए, भाषा व संस्कृति, लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा व संस्कृति के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए। ठीक है। तो ये पहली बात तो लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख में किस चीज़ से? भाषा व संस्कृति, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, वहाँ का जो कल्चर है, उसका प्रोटेक्शन किया जाए। क्योंकि कम लोग हैं, उनकी बहुत माइनॉरिटी में है वो। ठीक है। तो वो जो इन्फ्लुएंस हुआ है अभी तक कश्मीर के साथ, उससे कैसे बचाया जाए उसको। ठीक है। इसलिए ये समिति बनाई गई, इस पर आप अपनी राय दीजिए। ठीक। अगली समिति है शशि शेखर समिति। शशि शेखर समिति, आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहा, बहुत विवाद हुआ अभी कुछ दिनों पहले। टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टीआरपी जो आपके अपने एग्ज़ाम में, इसको अगर आप तैयारी के क्रम में देखें तो टारगेट रेटिंग पॉइंट होता है आपका। तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो है, इस टीआरपी का गेम होता है। आप देखिए बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे सीरियल्स, क्योंकि टीआरपी के बेसिस पर ही उनको जो है एडवर्टीज़मेंट मिलता है, और एडवर्टीज़मेंट ही किसी भी चैनल का जो है वो कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है, उसी से उनका चैनल चलता है। अब आपने देखा होगा टीआरपी घोटाला हुआ है। टीआरपी देकर, ज़्यादा से ज़्यादा हम टीआरपी दिखाकर और ऐड जो है वो लें। तो इस तरह का गेम हुआ है। और इसमें आपने एक चैनल का नाम सुना होगा, आर भारत। आर भारत हिंदी का एक चैनल है, और आर भारत के जो प्रमुख हैं, उनका नाम अर्णव गोस्वामी। तो ये अर्णव गोस्वामी जो चिल्लाने वाले पत्रकार हैं, पूछता है भारत, बड़ी तेज़ी से बोलते हैं, पूछता है भारत,
जैसे लगता है पूरे भारत के प्रतिनिधि यही हैं अकेले, और कोई चैनल है ही नहीं है, यही एक भारत के प्रतिनिधि हैं। तो इस तरह से ये पूछते हैं। जब एसएससी में कोई गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, बेरोजगारी की समस्या होती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तब इनका पूछता है, भारत नहीं चलता। हाँ, तब कोई पूछता है, भारत नहीं। जब छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं कोई जातिगत आधार पे, कोई धर्म के आधार पे, तो इनका इनका दिमाग जग जाता है, पूछता है भारत। तब ऐसी चीज़ को ये लेकर पूछते हैं। तो ये ऐसे जो लोग हैं, ऐसे और भी लोग हैं, पत्रकार हैं या बहुत सारे सीरियल वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वो एक अपना एक जो है टीआरपी कि अपने चैनल को फर्जी, जैसे आपने सुना होगा चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 1, इसके आधार पर कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिले, और जो है उस एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसा जो टीआरपी का घोटाला हुआ है उसकी जांच के लिए बनाया गया शशि शेखर समिति। बहुत सारे, आपको नहीं पता होगा, आप यूट्यूब की दुनिया में रहते हैं, बहुत से टीचर्स, बहुत से जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो भी ऐसा काम करते हैं। वो अपने व्यूवर्स को, यूट्यूब पर व्यूवर्स कैसे बढ़ाए जाएं, ठीक है, फेसबुक पर फॉलोवर्स कैसे बढ़ाए जाएं, ट्विटर पर फॉलोवर्स कैसे बढ़ाए जाएं, क्योंकि कंपनियां बहुत सारा गेम करती हैं। तो आपको जैसे लगता है अरे इतने व्यूवर्स, तो ये नहीं पता होता उसके पीछे का गेम क्या है। बहुत बड़ा गेम होता है उसके पीछे। तमाम तरह के फ़ोन हमारे पास आते रहते हैं कि सर आपको अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं, हमको आपको अपने जो है हम जो है वो फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, इतने में ये इतने फॉलोवर्स बढ़ेंगे, इतना ये बढ़ेंगे। हमने कहा हमें सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स बढ़ाने हैं, ये बताओ कैसे बढ़ेंगे, बोलती बंद। ठीक है, सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स बढ़ाने, हमें वो रेशियो बढ़ाना है। ठीक है, वो रेशियो कैसे बढ़ेगा ये बताओ, बाकी हमें ये मत बताओ फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, बट ये हर जगह की ये सोच नहीं होती है, तो इस कारण से उनकी ऐसी स्थितियां हैं। तो अब बात करते हैं अगली समिति की, अजय भल्ला समिति। अजय भल्ला समिति में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समिति में सा लिख दे रहा हूँ। अजय भल्ला समिति बच्चों जो है ये आप भारत से जो चीन का निवेश आता है, सॉरी भारत में चीन के निवेश या चीनी निवेश में चीनी मत समझना, चाइना की बात कर रहे हैं। ठीक है, चीनी निवेश की जांच हेतु, ठीक है, भारत में जो भी चीन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाइना का जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसकी जांच के लिए बनाई गई है अजय भल्ला समिति। कोई भी कंट्री से अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कोई भी कंट्री अपने उस प्रोसेस में उसको जांच कर सकता है, तो उसके लिए अजय भल्ला समिति बनाई गई है। नेक्स्ट, राजेश भूषण समिति। राजेश, ये सब नवीनतम समितियां हैं जो आपको ध्यान रखना है अगले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो कल को ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि चीन से निवेश या चीनी निवेश की जांच के लिए बनाई गई समिति, ठीक है, या उसका अध्यक्ष, तो इस तरह से उसका, तो जिसके नाम से मैं बता रहा हूँ अब राजेश भूषण समिति का मतलब क्या हुआ कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है, राजेश भूषण। ठीक है, तो ये जो है, ये आपने ड्रग रेगुलेशन सिस्टम सुना होगा, तो ये राजेश भूषण जो है वो ड्रग रेगुलेटरी सुधार, ठीक है, जो ड्रग्स का रेगुलेशन होता है, तमाम तरह की ड्रग्स का एफिलिएशन या लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है, आप इससे रिलेटेड जो भी रिफॉर्म हो सकते हैं, ठीक, उसके लिए राजेश भूषण समिति बनाई गई है। और जब से कोविड आया तब से तमाम तरह की दवाओं को आप देख लीजिए, हाँ, कभी फेवी फ्लू को बताया गया, कभी तमाम तरह की ऐसी दवाएं बताई गई, ठीक है, कि ये उसमें काम आ रही, इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो है जो भी रिफॉर्म है कि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये समिति बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति, शैक्षिक सुधार।
एजुकेशनल रिफॉर्म या शैक्षिक सुधार। और इसी समिति की रिपोर्ट पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP 2021 इसी की रिपोर्ट पर आई है। ठीक है, तो इसीलिए इस समिति की इम्पोर्टेंस है। कस्तूरी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन पूरा नाम है इनका। ठीक है, ये समिति इम्पोर्टेंट है। ठीक, सॉरी ये 2020 होगा, 2021 में इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला है प्रणव सेन समिति। प्रणव हमारा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट, उसी के नाम पे हो गई समिति, प्रणव सेन समिति कमेटी। प्रणव सेन समिति जो बनाई गई है वो सरकारी आंकड़ों में, गवर्नमेंट डेटा या सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रोकने के लिए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इस समय गवर्नमेंट के डेटा मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। सरकार ने पता नहीं कैसे ये बना दिया है, बहुत बड़ी बात है इस तरह की समिति बनाना। ठीक, तो जो है गवर्नमेंट के डेटा जो है वो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे नेताओं के कहने पर मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो मैनिपुलेशन ना हो, ऐसा कोई इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए बनाई गई समिति है प्रणव सेन समिति। ठीक, अब अगली समिति पर चलते हैं, मिहिर शाह समिति। मिहिर शाह समिति। अब अगर हम इस समिति की बात करें बच्चों, तो आपने देखा होगा राष्ट्रीय जल नीति पर बहुत बातें की गई हैं, ये उसी से संबंधित है। नेशनल वाटर पॉलिसी या राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने हेतु कैसे वर्षा के जल का संरक्षण किया जाए, कैसे ग्राउंड वाटर की समस्या का समाधान हो, कैसे नदियों के जल का सही तरीके से प्रयोग हो। ठीक है, इस तरह की जो भी चीजें हैं उसका मसौदा कैसे तैयार हो, इसके लिए ये बनाई गई समिति है। ठीक है, नेक्स्ट अगली समिति है सुरजीत भल्ला समिति। सुरजीत भल्ला समिति की अगर हम बात करें तो जो हमारी व्यापार नीति है उसमें सुधार के लिए, ट्रेड पॉलिसी या व्यापार नीति में सुधार, ट्रेड पॉलिसी या व्यापार नीति में सुधार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अमिताभ कांत समिति, अमिताभ कांत समिति। अमिताभ कांत समिति जो है वो ट्रेनों के निजीकरण से संबंधित है, ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण से संबंधित है। ठीक है, ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण से संबंधित है अमिताभ कांत समिति। ठीक है, अमिताभ कांत समिति जो है कि ट्रेनों के निजीकरण, यानी कि जैसे अब तेजस जो है प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिनको जो है, या ट्रैक हैं जिनको हम लोग प्राइवेट सेक्टर को दे दें। ठीक है, तो इससे संबंधित है ये समिति। नेक्स्ट महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। और देवेंद्र फडणवीस समिति जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, एग्रीकल्चर या कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए बनाई गई समिति है देवेंद्र फडणवीस समिति। ठीक, और कुछ समितियां जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देखते हैं। गौतम रे समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, गौतम राय या गौतम रे समिति।
तो गौतम रे समिति जो बनाई गई है वो जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जीएसटी प्रोसेस या जीएसटी प्रक्रिया को और सिंप्लीफाई किया जाए, सरल बनाने के लिए, जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, उमेश सिन्हा समिति। उमेश सिन्हा समिति, उमेश सिन्हा समिति जो है वो जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार के लिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कानून या जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार हेतु, में सुधार के लिए, ठीक है। तो जन प्रतिनिधित्व कानून या पब्लिक रिप्रेजेंटेशन लॉ में एक्ट में रिफॉर्म के लिए, ये एक्ट कब का है, 1951 का है, ठीक है। तो इसमें रिफॉर्म के लिए ये समिति बनाई गई है, ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। एक और पहले की समिति है जो इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज कुरियन समिति, ये भी चर्चा में आई थी अभी। जॉर्ज कुरियन समिति जो है वो हिंदू माइनॉरिटी से संबंधित है, हिंदू अल्पसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक से संबंधित है। हम लोग सामान्य तौर पर ये जानते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, बौद्ध हैं, जैन हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, ठीक है, तो मिजोरम है, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, ठीक है। 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यकों के स्टडी के लिए, उसके अध्ययन के लिए बनाई गई है जॉर्ज कुरियन समिति कि उनको क्या अधिकार दिए जाएं, ठीक है। तो इस तरह की समिति जो है ये बनाई गई है। तो ये बच्चों जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कुछ समितियां हो सकती थी उनको मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। और ऐसी समितियां जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती थी, ठीक, उनको मैंने आपको बताया है। अब जो है कुछ करंट अफेयर्स के सेक्शन में कुछ फ्यूचर में होने वाले जो गेम हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख लें या जैसे भी चाहें। तो फ्यूचर में या भविष्य में होने वाले जो गेम हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी टोक्यो में जो ओलंपिक होने जा रहा है, भारतीय खिलाड़ी भी उसके लिए जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, 32वां ग्रीष्मकालीन समर, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हो रहा है, 2021, ठीक। अब ये कहाँ हो रहा है, आप सबको पता है, टोक्यो जापान। हम यहाँ पे कंट्री को कोट कर रहे हैं, ठीक है। जापान में कहाँ हो रहा है, टोक्यो में हो रहा है, ठीक, टोक्यो में हो रहा है। तो ये सबको पता है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ। लेकिन अब यहीं पर आपके लिए इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा, ये होगा फ्रांस के पेरिस में, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में होगा। तो अब 32वां के साथ जो है वो यहाँ पर 33वां भी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक। सेम ऐसे ही 38वां राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम, 38वां राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम कब, 2021, कहाँ निर्धारित, उत्तराखंड, उत्तराखंड। सेम ऐसे ही अब 39वां राष्ट्रीय खेल कब हो रहा है, 2022, प्रत्येक वर्ष होता है, यहाँ अंतर है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, 2022, ठीक है। अब ये 2022 में ये राष्ट्रीय खेल जो है, जो हमारा हो रहा है 39वां, वो कहाँ हो रहा है, मेघालय। स्टेट कौन सा हुआ, मेघालय,
ठीक, तो अब ये आपके लिए क्या हो गया, 38वां भी इंपॉर्टेंट हो गया और आपका, ठीक। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है 22वां 22nd कॉमनवेल्थ गेम, इंडिया का बड़ा अच्छा यहाँ पर रोल रहता है। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम कब हो रहा है ये, 2022, ठीक है, 2022 में हो रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है वो इस बार इंग्लैंड में हो रहा है, बर्मिंघम इंग्लैंड, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड। और ये सब क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखो कि ये सब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से अगला प्रश्न या अगला पॉइंट आपके सामने आएगा, ठीक। 13th वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023, ठीक, 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 प्रायोजित कहाँ होना है, ये प्रपोज है भारत में, ठीक है, इंडिया में होना है, ठीक। नेक्स्ट 15th 15वां, अब यहाँ 13वां 15वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। 15वां वर्ल्ड कप हॉकी, ठीक है, कब हो रहा है, ये भी 2023 में हो रहा है, ठीक है। और 2023 में ये भी भारत में हो रहा है, भुवनेश्वर में होगा, ये भी भारत में हो रहा है, ठीक। वर्ल्ड कप, ये मेल की बात कर रहा हूँ मैं, पुरुषों की हॉकी चैंपियनशिप की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ठीक, इसी तरह से 22वां फीफा, आप जानते हैं फुटबॉल का सबसे बड़ा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप विश्व कप कहाँ हो रहा है, कतर, और 22वां है, और कब हो रहा है, 2022 में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ऐसे फैक्ट्स को मैंने पूछा, ठीक है, या आपको ऐसे फैक्ट्स को मैंने बताने की कोशिश की, बताया, ठीक। अब अगर हम बात करें कि आप जो है अगले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट मिसलेनियस के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कस किया, मिसलेनियस से रिलेटेड मैंने आपको कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिसेस बताए थे पिछले कुछ लेक्चर्स में, उनके हेड ऑफिस कहाँ, कभी कभी उनकी स्थापना कब हुई, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो कम से कम ईयर तो ध्यान रखो। सबसे पहले अगर हम बात करें यूएनओ 1945, ठीक, 1945 में बहुत 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो 1945 से जुड़ी हुई हैं, यूएनओ, आईएमएफ, आईबीआरडी या वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक। तो इस तरह की जो भी चीज़ें डेवलप हुई इसी दौरान हुई, ठीक। अब इसके बाद जो इसके अलावा 1945-46 का ये दौर था, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कब स्थापित हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें, ठीक है, आईएलओ, आज मैं इनका हेड ऑफिस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनका हेड ऑफिस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। तो एक एक चीज़ एक बार में हम ले रहे हैं, अगली बार हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट ले जो आपका अभी करंट में इम्पोर्टेंट है। आईएलओ 1919 में इसकी स्थापना हुई, ठीक। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, 1945 फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक।
यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1946 यूनेस्को। WHO 1948, ठीक। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन कहा जाता है। 1949 1949, ठीक। यूरोपीय यूनियन बहुत चर्चा में है, 1958, ठीक। ओपेक 1960, ठीक है। ओपेक 1960। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एपेक 1989, ठीक। सार्क 1985, सार्क, ठीक। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965, 1965। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, ठीक। तो ये ऐसे कुछ संगठन जिनके बारे में आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ये कब इस्टेब्लिश हुए, कभी ईयर पूछा जाता है, कभी हेड ऑफिस पूछा जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये मिसलेनियस इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इस तरह तैयार करने की कोशिश करेंगे। और अभी मेरा प्रयास ये है कि आपको PDF के द्वारा, आपको जो है कुछ क्वेश्चन आंसर के द्वारा या छोटे छोटे स्क्रीन वीडियो के द्वारा आपको ऐसे कंटेंट दें कि आप जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट निकाल पाओ, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन ओरिएंटेड, क्योंकि इस समय आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड या क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम आगे जारी रखेंगे, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा और इसके आधार पर आप टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।